गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अन्नपूर्णा, क्लास 8th हिंदी सेकेंड का चैप्टर फर्स्ट, भाषा एक सामान्य परिचय। आज हम सब भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा की परिभाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा से क्या तात्पर्य है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपना विचार एक दूसरे पर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों को पर प्रकट करने के लिए और दूसरे के भावों को, दूसरे के विचारों को समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, जिस माध्यम के द्वारा हम दूसरे की बात को समझते हैं, अपनी बात को कहते हैं, उससे भाषा कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कुछ सोचता, विचारता, उसे अपने समाज के अन्य लोगों के आगे प्रकट करने की इच्छा भी रखता है। तो इन को प्रकट करने के लिए दो तरीके हैं, एक है लिखकर और एक है बोलकर। हम अपनी बात को कब तुरंत बोल करके भी प्रकट कर देते हैं। किसी आमने सामने दो लोग बैठे हैं तो हम अपनी बात बोल देते हैं, दूसरा समझ लेता है, दूसरे की बात दूसरा बोल देता है, हम समझ लेते हैं। लेकिन अगर हमको बहुत लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है या हम बोल नहीं पा रहे हैं या हमारी बात दूसरे तक पहुंचनी चाहिए तो हम उसको लिख करके भी प्रकट करते हैं। तो भाषा के दो रूप हैं, लिखकर और बोलकर, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जब आमने सामने व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं या गोष्ठी या सभा में अपने विचार प्रकट करते हैं तो वो कथित या मौखिक भाषा होती है। और जब अपने विचार को दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखकर या कोई लेखक पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर उसके माध्यम से अपने विचार प्रकट करता है तब वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है, तो वो लिखित भाषा होती है। कथित या मौखिक रूप भाषा का मूल रूप होता है और मानव जीवन में, समाज के क्रम में पहले आता है। पहले हम बोलना सीखते हैं, उसके बाद हमको लिखना। यदि कोई बालक है तो उसको पहले बोलना सिखाते हैं, यानी कि ये थोड़ा ना कि तुरंत लिखना सिखाना लग जाते हैं। उसको पहले बोलना सिखाते हैं, पहले उसको वर्ण सिखाते हैं कि वो एक एक अक्षर करके बोलता है। पहले माँ बोलता है, बाबा बोलता है, इस तरह से बोलना सीखता है। उसके बाद जब वो थोड़ा समझदार हो जाता है तब वो उसको लिखना सिखाते हैं। संसार में अनेक भाषाएं हैं, बहुत सी भाषाएं पूरे विश्व में। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में लगभग 2796 भाषाएं हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच, लैटिन, रूसी, इस तरह की बहुत सी भाषाएं पूरे विश्व में बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। प्रायः सभी भाषाओं के साथ उपयुक्त बातें देखी जाती हैं। मतलब सभी भाषाओं में यही लिखना और लिखकर और बोल करके ही भाषाओं को समझा जाता है। अब देखिए, लिखित भाषा हो गई, मौखिक भाषा हो गई, दो भाषाएं हो गई मेन भाषाएं। इसके अलावा सांकेतिक भाषा भी कहीं कहीं मिलती है। जैसे रेलगाड़ी का गार्ड हरी या लाल झंडी दिखा करके अपनी बात कहता है। बस कंडक्टर विभिन्न तरह की सीटियां बजाकर चालक से बस रोकने का चलाने की बात कहता है। शिशु हंसकर या रोकर अपने भाव को प्रकट करता है। लेकिन यह इशारे और संकेत किसी सही भाषा के रूप में अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाए, क्योंकि ये स्थान बदलने पर इनका अर्थ भी बदल जाता है। यानी ऐसे लाल या हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी तो रुक जाती है लाल झंडी दिखाने पर, लेकिन वही लाल झंडी दिखाने, यानी किसी सभा में अगर लाल झंडी दिखाई तो उसका मतलब होता है विरोध करना। तो इस तरह से ये संकेतिक भाषा व्यवस्थित रूप में नहीं है। मनुष्य की तरह भाषाओं का भी अपना परिवार, जैसे हम लोग का अपना परिवार होता है। परिवार में कई सदस्य होते हैं, मम्मी, पापा, बाबा, इस तरह से बहुत से सदस्य होते हैं परिवार में। इसी तरह भाषाओं के भी अपने परिवार हैं। जैसे उत्तर भारत की भाषाएं हैं बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी। ये आर्य परिवार की भाषाएं हैं और इनका मूल स्रोत संस्कृत है। ये संस्कृत भाषा से स्थित हैं और इनका मूल स्रोत संस्कृत है। भारत के दूसरे भाग में भाषाएं बोली जाती हैं। दूसरा परिवार है भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार इसको कहते हैं। उत्तर भारत का आर्य परिवार होता है हिंदी भाषा में और दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार। इसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाएं आती हैं। हम इस पुस्तक में, इस चैप्टर में हिंदी भाषा के बारे में ही बात करेंगे। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 ईस्वी
को भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया। यानी 1949 से 14 सितंबर 1949 से भारत में हिंदी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिल गई। ये राजभाषा के रूप में मान्य हो गई और इसी भाषा हिंदी भाषा में ही राजकाज के कार्य किए जाने चाहिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, इन सब प्रांतों में हिंदी भाषा विशेष रूप से बोली जाती है, समझी जाती है। और इनके अलावा कई प्रांत हैं जिनमें संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा बोली जाती है, जैसे अंडमान निकोबार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि। इन प्रांतों में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी प्रचलित है। वस्तुतः संपर्क भाषा के रूप में हिंदी संपूर्ण भारत की भाषा है। देखा जाए तो पूरे भारत में हिंदी भाषा को समझा जाता है। ये संपर्क भाषा के रूप में है। दक्षिण भारत के कुछ प्रांतों में हिंदी भाषा को कम ही लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे ये भाषा कुछ लोग समझते हैं और इसका हिंदी का ज्ञान भी रखते हैं। विभिन्न हिंदी प्रांतों में भी इसके अध्ययन एवं प्रसार की व्यवस्थाएं हैं। जिन प्रांतों में हिंदी नहीं बोली समझी जाती है उनमें भी इसके प्रसार के लिए और इसके अध्ययन की व्यवस्थाएं की गई हैं। विभिन्न राज्यों में से साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक आदि क्षेत्रों में मान्यता मिल चुकी है। यानी कि हिंदी हर क्षेत्र में आज उन्नति की ओर अग्रसर है। जहाँ तक सरलता का संबंध है, हिंदी किसी भी भाषा से अधिक सरल, सुबोध और बोधगम्य है। इससे कम ही समय में सीखा जा सकता है। इसका क्रिया प्रकरण अधिक वैज्ञानिक है। यानी इस हिंदी भाषा में जो लिखा होता है हम वही पढ़ते हैं। अन्य भाषाओं में लिखा कुछ और होता है और कुछ उसको पढ़ते कुछ और है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं। हिंदी में जो लिखा है ये अधिक वैज्ञानिक भाषा है। इसमें जो लिखा होता है हम वही पढ़ते हैं और वही समझते भी हैं। हिंदी भाषा में कई बोलियां भी सम्मिश्रण हैं। कई बोलियां हिंदी भाषा में हैं, जैसे स्वयं हिंदी भी पहले खड़ी बोली के नाम से प्रचलित थी। ये खड़ी बोली से विकसित होने के बावजूद हिंदी बोलियों के तत्वों से मिलकर बनी भाषा है। हिंदी की साहित्यिक और भाषिक परंपराएं बनाए रखने में हिंदी की अन्य बोलियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में रखा गया है। पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में के अंतर्गत ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये 5 बोलियां आती हैं। ये 5 बोलियां हिंदी की पश्चिमी हिंदी के नाम से प्रचलित हैं। भारत के पश्चिमी भूभाग में ये बोलियां अधिक बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी, भारत के पूर्वी क्षेत्रों में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती हैं। ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती हैं। राजस्थानी हिंदी बोलियों में राजस्थानी भी है। राजस्थानी की इस वर्ग की प्रमुख बोलियां हैं मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती और मेवाड़ी। इस तरह ये राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती हैं। बिहारी हिंदी, बिहार प्रांत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, हिंदी बोलियां हैं। भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये 3 बोलियां बिहार प्रांत के क्षेत्र में बोली जाती हैं। पहाड़ी हिंदी, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में 3 बोलियां शामिल हैं, मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। ये पहाड़ी भाषाएं हैं, पहाड़ी बोलियां हैं हिंदी की। अब हिंदी भाषा के बारे में हमने सामान्य परिचय प्राप्त कर लिया कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को प्रकट करते हैं, दूसरे के विचारों को समझते हैं। अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे कि व्याकरण क्या है, व्याकरण से क्या लाभ हैं। मनुष्य जैसे तैसे बोलकर भी अपने विचारों को प्रकट कर लेता है, किंतु इससे भाषा को कोई निश्चित एवं शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता। यानी कि हम कुछ भी बोल दें तो अपनी भावों को कुछ ऐसे भी बोल करके हम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध स्वरूप नहीं होता। भाषा का शुद्ध स्वरूप निश्चित करने के लिए व्याकरण का होना जरूरी है। और व्याकरण किसी भी भाषा के नियमों को नियमित करता है, योजनाबद्ध तरीके से इसको लागू करता है, और यही भाषा का व्याकरण का लाभ है। यानी कि भाषा के शुद्ध और स्थायी स्वरूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है। उस नियमबद्ध योजना को ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों की जानकारी मिलती है। व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को उसके शुद्ध स्वरूप में समझते, पढ़ते और बोलते हैं।
इसकी जानकारी हमको व्याकरण के द्वारा ही मिलती है। व्याकरण से ही हम भाषा के शुद्ध स्वरूप को समझते हैं। कोई मनुष्य व्याकरण के द्वारा ही शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखता है। भाषा तो हम समझ जाते हैं कि अपने भाव को प्रकट करना, दूसरे के भाव को समझना है भाषा है, लेकिन उसको शुद्ध स्वरूप क्या है, उसके नियम क्या है, उसके तरीके क्या हैं, ये हमको व्याकरण के द्वारा ही मालूम चलता है। इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। शैक्षिक व्याकरण इन नियमों को स्थिर करता है। शैक्षिक व्याकरण मुख्य रूप से भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है, और शैक्षिक व्याकरण इन नियमों को स्थिर करता है। व्याकरण के विभिन्न नियमों के स्थिर होने से भाषा में एक प्रकार की मानकता आ जाती है। मानकता आ जाती है यानी कि हम एक मानक तैयार कर लेते हैं कि इस भाषा में पहले, जैसे हिंदी भाषा में पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया आती है। अदर भाषाओं में दूसरे तरीके हैं, लेकिन हिंदी भाषा, तो ये नियम हमको सीखने के लिए व्याकरण का जानना ज़रूरी होता है। हम व्याकरण समझेंगे, जानेंगे, तो हम नियम जानेंगे कि नियम क्या है। हिंदी के नियम में पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। भाषा का स्वरूप, पहले भाषा में पहले वर्ण, वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी उन शब्दों से हमें समूह तो बना देंगे किसी तरह से, अगर उसका सही सार्थक स्वरूप नहीं होगा तो उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब अर्थ नहीं निकलेगा तो वो भाषा का रूप नहीं हो सकता है, वो शुद्ध नहीं हो सकता वाक्य। इसलिए इन नियमों, इस तरह से नियमों को जानने के लिए व्याकरण का जानना अति आवश्यक है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा के स्वरूप को समझते और जानते हैं। सच है कि व्याकरण का भाषा के नियमों को नहीं बनाता। व्याकरण तो किसी भाषा समाज के अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शैलियों के आधार मानकर उसे नियमबद्ध करता है। इन नियमों को खोज कर संकलित करता है। अधिकांश लोग जब एक नियम से बोलने शुरू कर देते हैं तो उसी नियम को भाषा संकलित करता है और वो नियमबद्ध करता है। तब हम उसी नियम को समझ करके उस भाषा के स्वरूप को समझते हैं, शुद्ध स्वरूप को समझते हैं। स्पष्ट है कि व्याकरण समाज द्वारा सिद्ध प्रयोगों का ही अनुसरण करता है। तभी तो समय समय पर भाषा में हुए परिवर्तनों के आधार पर वो अपने नियमों को बदल देता है। जब समाज में परिवर्तन होता है तो भाषा में भी परिवर्तन हो जाता है, उसके नियम भी बदल जाते हैं, और ये नियम व्याकरण के द्वारा ही लागू होते हैं। व्याकरण इन नियमों को बदल देता है। हम व्याकरण को पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि यह नियम अब बदल दिया गया है। अतएव भाषा संबंधी नियमों की जानकारी है तो व्याकरण का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण का अध्ययन करेंगे तभी हम भाषा के नियमों को समझेंगे, भाषा को अच्छे से शुद्ध स्वरूप में समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर बोल सकते हैं। ये चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम थैंक यू।